Students, myself, Mahesh Saini, faculty of biology in Ideal Education Point, न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल। हमने पिछली क्लास में लैंगिक जनन और पुष्प के बारे में अध्ययन किया, अर्थात पादपों में जो लैंगिक अंग जो है उस पुष्प के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पुष्प में जो लैंगिक अंग जो थे। लैंगिक अंग में अपन ने सबसे पहले बात करेंगे नर जननांग की। नर जननांग, नर जननांग जो होता है उस पुष्प में उसे क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। और पुमंग की एक इकाई या पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। और पुंकेसर की अगर अपन बात करते हैं तो पुंकेसर के कितने भाग होंगे? इस तरीके से ये यहाँ से ये कौन जुड़ता है? ये इस तरीके से पुंकेसर जो होते हैं इसके तीन भाग होंगे। एक भाग जो होता है उसको कहते हैं पुतंतु, ये जो होता है परागकोश, और पर ये जो जहाँ से परागकोश पुतंतु के साथ जुड़ता है ये कहलाता है योजी। क्या कहलाता है? योजी। इस तरीके से एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुतंतु, योजी और परागकोश होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं परागकोश की। सबसे पहले हम यह बात करेंगे परागकोश की। तो परागकोश जो होता है, परागकोश, तो परागकोश जो होता है एक द्विपालित संरचना। कैसी है? द्विपालित संरचना होती है। परागकोश कैसी संरचना है? द्विपालित, डाइथिकस जिसको कहा जाता है, द्विपालित संरचना होती है। कुछ एक जैसे मालवेसी फैमिली जो होती है जिसमें भिंडी आती है, तो भिंडी जो होती है उसमें परागकोश कैसा होता है? एक पालित संरचना होती है। मालवेसी, इसमें कौन आएगा? भिंडी जो है में परागकोश एक पालित संरचना होती है। एक पालित संरचना तो होगी, तो एक पालित दो कोष्ठों में बढ़ जाती है, अर्थात इसके अंदर ओनली दो लघु बीजाणुधानियों का क्या होगा? निर्माण होता है। जबकि द्विपालित जो संरचना होती है ये प्रत्येक पाली जो है वो दो कोष्ठों में विभक्त होती है। जिसके कारण एक परागकोश में 4 कोष्ठों का निर्माण होता है, अर्थात 4 लघु बीजाणु धानी बनती है। जबकि इसमें एक परागकोश जो है वो एक पालित है, और प्रत्येक पाली जो है एक पालित जो है एक पाली संरचना होती है, और प्रत्येक पाली के अंदर अर्थात प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक लघु बीजाणुधानी बनती है। तो एक परागकोश के अंदर इसमें जब परागकोश एक कोष्ठीय या
एक पाली होता है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ बनेंगे और प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक लघु बीजाणुधानी। तो इसके अंदर 2 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होगा, जो कि द्विपालिक 2 परागकोश है, उसमें प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। और इस तरीके से एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी बन जाती है, इसमें 4 लघु बीजाणुधानियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो पुमंग जो होता है, पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है और पुंकेसर के अंदर जो परागकोश है, उसी परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुधानियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। परागकोश कितने पालिक, द्विपालिक। जैसे एक परागकोश की बात करते हैं अपन, तो एक परागकोश ये 2 पालियों में बढ़ जाता है और प्रत्येक पाली जो होती है वो भी कितने भागों में बढ़ जाती है, इस तरीके से प्रत्येक पाली भी 2 कोष्ठों में बढ़ जाती है। इस तरीके से एक परागकोश के अंदर कितने, एक पाली ये है और एक पाली ये है, तो ये 2 पालियों का निर्माण हो जाता है। और दोनों पालियां जो आप जुड़ी हुई होती है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, योजी के द्वारा। तो ये क्या है, योजी कनेक्टिव, ये तो क्या है, योजी। और ये फर्स्ट पाली और ये सेकंड पाली। इस तरीके से प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी, 2 पालियां होती है, प्रत्येक पाली भी कितने कोष्ठों में बढ़ जाती है, तो ये हैं 2 कोष्ठ। कितने हैं, 2 कोष्ठ। तो अब देखो यहाँ पर ये परागकोश जो है, इस परागकोश के सबसे बाहरी भाग की जो परत होती है उसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। तो ये जो होती है ये कहलाती है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा के नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, तो इस तरीके से हाइपोडर्मल सेल जो होती है, तो उससे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो परागकोश जो होता है, उस परागकोश की इस पाली में जो निर्माण होगा इसको कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। ये लघु बीजाणुधानी का क्या होगा, निर्माण। इसमें भी किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुधानी का निर्माण। इसमें भी किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुधानी का निर्माण। और इसमें भी किसका होगा, लघु बीजाणु। तो एक परागकोश के अंदर क्या बनती है, 4 लघु बीजाणु। ये जो है ये क्या कहलाएगी, लघु बीजाणुधानी। आगे जाकर ये पोलन सैक कहलाती है, लघु बीजाणुधानी कहलाती है। अब देखो यहाँ पर जो ये सबसे बाहरी परत जो होती है, उस सबसे बाहरी परत कहलाती है बाह्य त्वचा। क्या कहलाएगी, बाह्य त्वचा। और एपिडर्मिस कहलाएगा। एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिकाएं वो है वो कहलाती है हाइपोडर्मल सेल। उन हाइपोडर्मल सेल में से कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती हैं। विभेदित होकर क्या कहलाती है, आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। क्या कहलाएगी, आर्किस्पोरियल सेल। और इन आर्किस्पोरियल जो सेल होती है इनमें विभाजन होता है, समसूत्री परिणत विभाजन होगा। और परिणत विभाजन होने से ये आर्किस्पोरियल सेल है, और जिसके कारण 2 कोशिकाएं बन जाती है। एक बाहर की तरफ की जो कोशिका बनती है उसको प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहा जाएगा, और जो अंदर की तरफ बनती है उसको कहा जाता है बीजाणुजन कोशिका। तो ये जो है ये तो कहलाएगी प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और ये कहलाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब देखो प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो है ये तो क्या काम करती है, परागकोश की या लघु बीजाणुधानी जो होती है उसकी भित्तियों का निर्माण करने का कार्य करती है।
तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसमें किसका निर्माण, ये परागकोश की भित्ति वाला एरिया है। तो ये क्या है, परागकोश की भित्ति, परागकोश की भित्ति। तो इस तरह से ये परागकोश की भित्ति का निर्माण, और यहाँ जो पाया जाता है कॉम्पैक्ट रूप से बीजाणु जन ऊतक, और बीजाणु जन ऊतक से ही किसका निर्माण होता है, बीजाणु जन कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होता है। तो ये अब देखो यहाँ पर परागकोश की भित्ति की बात करते हैं, तो परागकोश जो होता है उसमें 4 भित्तियां पाई जाएगी। परागकोश की भित्ति में सबसे बाहर पाई जाती है वो होती है बाह्य त्वचा। उसके बाद में दूसरी जो परत पाई जाती है वो एंडोथीसियम या अंतःस्थीसियम, अंतःस्थीसियम या एंडोथीसियम, मध्य परत, और चौथी जो है वो है टेपिटम। ये 4 परत जो है वो परागकोश की भित्ति के रूप में पाई जाती हैं। सबसे बाहर जो है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा जो है वो एकल परत के रूप में पाई जाती है। रूप में कोशिकाएं कैसी होती है, इलोंगेटेड। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये कोशिकाएं कैसी होगी, यहाँ पर लंबी कोशिकाएं होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये परागकोश की सबसे बाहरी परत जो होती है ये कहलाती है बाह्य त्वचा। ये किसका निर्माण कर रही है, परागकोश की बाह्य भित्ति का, इस तरीके से। अब और ये काम करती है, सुरक्षा का कार्य करने का कार्य करती है। अंतःस्थीसियम जो होती है ये परागकोश की द्वितीय परत होती है, और ये भी एकल परत के रूप में रेडियली रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात ये जो कोशिकाएं होंगी ये कोशिकाएं इस तरीके से, ये परागकोश की कौन सी परत, द्वितीय परत का क्या हो रहा है, निर्माण। और इस परागकोश की द्वितीय परत में क्या पाई जाती है, अल्फा सेलुलोज जो होती है, इसकी रेशेदार पट्टियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और रेशेदार पट्टियों, और इसी ये कोशिकाएं जो होती हैं ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही होती हैं, और जैसे जैसे इनमें नमी सूखती जाती है ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। तो आर्द्रता ग्राही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जैसे जैसे इनमें पानी की मात्रा सूखती जाती है तो यहाँ से ये इस बिंदु पर क्या होगा, पराग स्फुटन। तो ये पराग स्फुटन में भी मदद करती हैं। तो यहाँ पर ये पराग स्फुटन होगा, इस बिंदु पर कौन सा होगा, पराग स्फुटन। अर्थात एक पाली जो है बीच में से क्या हो जाएगी, खिल जाएगी, और जैसे ही परागकण परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद में परागकोश फट जाता है, उसे पराग स्फुटन कहा जाता है, और जिसके कारण इससे परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद में जो तीसरी परत जो होती है वो होती है मध्य परत। यहाँ पर जो परत पाई जाती है ये परत जो होती है ये कौन सी परत है, मध्य परत के रूप में। ये लगभग 1 से 3 परत के रूप में पाई जाती है, 1 से 3 कोशिकीय परत के रूप में पाई जाती है। और चौथी जो परत होती है वो कहलाती है टेपिटम। तो टेपिटम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये इस ये टेपिटम की कोशिकाएं हैं। और टेपिटम जो होता है
ये मल्टी न्यूक्लिएट अर्थात बहुकेंद्रिकीय संरचना है। इसमें कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो ये टेपिटम जो है बहुकेंद्रिकीय कोशिकाएं, बहुकेंद्रिकीय कोशिकीय परत है, अर्थात एक ही कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और बात करते हैं टेपिटम की। तो टेपिटम जो है ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रोयूबिस कण पाए जाते हैं। जो वसा जो होती है उसके छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोयूबिस कण। और ये प्रोयूबिस कण जो है किसके साथ मिलकर स्पोरोपोलेनिन जो है उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, यूबिस कण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यूबिस कण का निर्माण करते हैं। और यह यूबिस कण ये यूबिस कण जो होती है ये पहुंच जाता है कहाँ पर, पराग कण की बाह्य भित्ति में। और इसी कारण ये स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण जो होते हैं उनका जैविक या भौतिक अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। और टेपिटम जो होती है दूसरा, अगर टेपिटम एक काम तो ये हो गया टेपिटम का क्या, स्पोरोपोलेनिन, प्रोयूबिस, स्पोरोपोलेनिन और यूबिस, तो ये पहुंच जाता है कहाँ पर, परागकण की बाह्य भित्ति में। और इसी कारण परागकणों का क्या नहीं होता, भौतिक और जैविक अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। दूसरा काम होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, उन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात विकसित होते हुए परागकण जो होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, टेपिटम करता है। अगर मान लो परागकण विकसित हो रहे होते हैं और उस दौरान टेपिटम का ह्रास हो जाता है तो उत्पन्न जो परागकण होंगे वो कैसे होंगे, बंध्य प्रकार के, स्टेराइल प्रकार के परागकण उत्पन्न होते हैं। टेपिटम जो है यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक अमीबीय टेपिटम और एक स्त्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम और दूसरा होता है स्त्रावी टेपिटम। तो ज्यादातर आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उसमें कौन से प्रकार का टेपिटम पाया जाता है, स्त्रावी प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। और बात करते हैं टेपिटम की, तो जो पुष्प जो हैं, जो कीट परागित पुष्प जो हैं, उन पुष्पों में एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है पोलन किट। उस पोलन किट का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है, जिसके द्वारा एक लसलसे पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, जिसके कारण परागकण जो है कीटों से आसानी से चिपक जाते हैं और परागण में सहायता करते हैं। एक और एंजाइम जो होता है, एक कैलेजन, कौन से एंजाइम, कैलेजन एंजाइम जो होता है उसका स्त्रावण भी कौन करता है, टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और ये कैलेजन क्या काम करता है, लघु बीजाणु जो चतुष्क बनता है वो आपस में जुड़ा रहता है, चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोज के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उस कैलोज का अपघटन करने का काम कौन करता है, एक कैलेजन एंजाइम करता है और लघु बीजाणुओं को अलग अलग कर देता है। तो ये सभी काम कौन करता है, टेपिटम की कोशिकाएं करती हैं। तो ये है परागकोश की भित्ति। अब नेक्स्ट जो होती है, यहाँ अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं। इस तरीके से यहाँ पर कोशिकाएं जो पाई जाती हैं इन्हें कहा जाता है लघु बीजाणु जन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या होती है, लघु बीजाणु जन कोशिकाएं हैं। और ये लघु बीजाणु जन कोशिकाएं धीरे धीरे क्या कर देती है, धीरे धीरे पोषण प्राप्त करके ये ढीले रूप में व्यवस्थित हो जाती है, इससे बनता है ये। और इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात
इन्हीं कोशिकाओं से विभाजन होगा और विभाजन होने से किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का। आगे अपन देखते हैं और देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है और इसमें गुण सूत्र गुणिता क्या है 2n, इसकी सूत्र गुणिता क्या है 2n। अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, इस एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से एक किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। इस तरीके से क्या बन जाते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। या अगर आवर्त बीजियों में बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल प्रकार का जो होता है लघु बीजाणु चतुष्क बनता चतुष्क। ये तो आवर्त बीजियों में ये एक लघु बीजाणु जो का है पीछे की तरफ, ये 4 लघु बीजाणु हैं। तो ये चारों लघु बीजाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं और ये चतुष्फलकीय प्रकार का क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क है। एक होता है समद्विपार्श्विक चतुष्क, जिसमें चारों लघु बीजाणु, अगर अपन बात करते हैं ये जो है, ये तो है चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क। एक होता है जिसमें 4 लघु बीजाणु अपन को दिखाई दे जाएंगे, ये होता है समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु चतुष्क। एक टी प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें 2 इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं और एक का होगा इस तरीके से, क्या होगा, ये लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं, ये टी प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क। एक होता है रेखीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क, जिसमें क्या होगा, चारों लघु बीजाणु चतुष्क जो है कोशिकाएं जो है वो किसके रूप में, एक रेखीय क्रम में क्या हो जाती हैं, व्यवस्थित होती हैं। तो आवर्त बीजियों में, अधिकांश आवर्त बीजियों में कौन सा प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये लघु बीजाणु चतुष्क जो है ये क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु चतुष्क। और लघु बीजाणु चतुष्क जो है इसकी कोशिकाएं किससे जुड़ी हुई है, कैलोजन के द्वारा जुड़ी हुई है। तो प्रत्येक लघु बीजाणु किसके द्वारा, तो प्रत्येक लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु कैलोज द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, कैलेजन एंजाइम जो होता है, कैलेजन एंजाइम, कौन सा जन, कैलेजन एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम क्या काम करता है, इस कैलोज जो होता है उसका क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। अपघटन करने से ये चारों लघु बीजाणु जो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये क्या, चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अगर अपन परिभाषा बोले तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। लघु बीजाणु चतुष्क की प्रत्येक कोशिकाएं जो है, चारों कोशिकाएं आपस में कैलोज द्वारा जुड़ी रहती है। तो बाद में कैलेजन एंजाइम, इस कैलेजन एंजाइम का निर्माण कहाँ हुआ, टैपिटम कोशिकाओं में। तो कैलेजन एंजाइम के द्वारा इन लघु बीजाणु चतुष्क को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु या
परागकण कहा जाता है। तो अपन नेक्स्ट अब देखेंगे परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना, अब देखो ये परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है और इसी के द्वारा किसका निर्माण होगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो परागकण की संरचना में दो वित्तीय परत होती हैं, एक भाग तो होता है एक कोशिकीय परत और एक वित्तीय भाग। तो वित्तीय भाग जो होते हैं उसमें जो दो परतें होती है, एक बाह्य त्वचा होती है और एक होते हैं अंतः त्वचा। ये बाह्य त्वचा, एक अंतः त्वचा या बाह्य परत और दूसरी होती है अंतः परत जिसको बोला जाता है। ये परागकण की क्या है, बाह्य परत है। बाह्य चोल, इसको क्या कहेंगे, चोल, और ये हो जाएगा अंतः चोल। अब देखो बाह्य चोल की बात करते हैं तो बाह्य चोल जो होता है परागकण का वो होता है अलंकृत हो सकता है, सपाट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें परागण कौन सा है। तो जो अलंकृत पराग जो बाह्य चोल जो है, जैसे मान लो ये बाह्य चोल परत का निर्माण है, तो यहाँ पर ये परागकण जो होंगे ये कैसे होंगे, यहाँ पर अलंकृत। ये परागकण कैसे हैं, यहाँ पर अलंकृत परागकण है। तो ये बाह्य चोल है और इसी बाह्य चोल में इस तरीके से, अब देखो यहाँ पर ये इसी बाह्य चोल में क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, जनन छिद्र। और ये जनन छिद्र जो है वो लगभग कितने हो जाते हैं, 2 से 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। 2 जनन छिद्र भी हो सकते हैं और 3 जनन छिद्र भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये बाह्य चोल में ये है बाह्य चोल और ये जो है जनन छिद्र। अभी बात करते हैं इनके बारे में। तो अब देखो बाह्य चोल जो है उसमें एक रासायनिक पदार्थ जो है वो पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्पोरोपोलिनिन कहा जाता है। और उसी स्पोरोपोलिनिन के कारण परागकणों का क्या नहीं होता, जैविक और भौतिक अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। और इसीलिए परागकणों को क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और इसमें पाए जाते हैं जनन छिद्र, और जनन छिद्र जो होता है इसमें स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर जनन छिद्र नहीं होंगे तो पूरी जगह क्या पाया जाएगा, स्पोरोपोलिनिन पाया जाएगा। क्यों, और पराग नलिका जो है, परागकण से जो पराग नलिका निकलेगी वो पराग नलिका नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए जनन छिद्र जो होते हैं उनमें स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है और जनन छिद्र से होकर ही पराग नलिका बाहर निकलती है। इसी छिद्र से होकर पराग नली बाहर निकलती है। क्लियर। दूसरा होता है अंतःचोल। अंतःचोल की बात करते हैं तो अंतःचोल जो है ये और ये अंतःचोल क्या काम करता है, ये पराग नलिका का निर्माण करने का काम करेगा। उसके बाद में ये जो परागकण जो होता है इसमें ये पाई जाती है कोशिका झिल्ली, और इसमें ये होता है केंद्र, और इसमें क्या पाए जाते हैं, कोशिका द्रव पाया जाता है और रिक्तिका पाई जाती है। इस तरीके से ये परागकण है।
तो ये अंतःचूल और ये है कोशिका द्रव और ये है केंद्रक। इसकी सूत्र गुणिता क्या है? n। इसकी सूत्र गुणिता क्या है? n। अब इस तरीके से ये परागकण की क्या है संरचना। ये परागकण जो है इसमें बाह्यचूल जो है, बाह्य परत जो है, इसमें क्या पाया जाता है? टेपिटम का निर्माण, पोलन कीट का निर्माण भी हो जाता है और उसी पोलन कीट के कारण ये परागकण क्या हो जाते हैं कि लस पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, जिसके कारण ये कीटों से आसानी से चिपक जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परागकणों का आगे जो नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्धन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे।